बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो जनाब हमारा आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है दैट इज एपिडेमियोलॉजी। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, क्लियर है। ठीक है, पेज नंबर इज 174। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से भी और इन जनरल भी। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली एपिडेमियोलॉजी होती क्या है? एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। यानी एपिडेमियोलॉजी किसी इंडिविजुअल पेशेंट की या किसी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं होती, बल्कि एक कम्युनिटी लेवल पे हम जब स्टडी करते हैं डिजीज को, डिजीज के पैटर्न्स क्या हैं किसी कम्युनिटी में, लोगों की डेथ्स कितनी हो रही हैं किसी कम्युनिटी में, किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से कितने लोग जो हैं उनको डिजीज स्टेट के अंदर वो जा रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं। और एपिडेमियोलॉजी बेसिकली डील्स विद पर्सन, प्लेस एंड टाइम, यानी किसको डिजीज हो रही है, कहाँ पर डिजीज हो रही है और किस वक्त हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर डिटेल से स्टडी करते हैं। ठीक है, आप जितने भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देखते हो मीडिया के अंदर या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि फॉर एग्जांपल 1 in every 4 पाकिस्तानी अडल्ट्स इज डायबिटिक, यानी 25% पाकिस्तानी अडल्ट्स आर डायबिटिक, तो ये कहाँ से हमें स्टेटमेंट्स आती हैं? ये स्टेटमेंट्स के बारे में हम कैसे कंक्लूड करते हैं? हम बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करके फिर हम ऐसी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर कोविड की ही हम एग्जांपल ले लें, आजकल पूरी दुनिया में डेली बेसिस के ऊपर जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितनों की डेथ्स हो रही हैं, कितने लोग क्रिटिकल हैं, कितने लोग मॉडरेट स्टेज के ऊपर हैं, कितने लोग माइल्ड स्टेज के ऊपर हैं, ये सारे का सारा जो डेटा हमें आता है, किस रीजन में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, किस कंट्री में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, किस कॉन्टिनेंट में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, किस सिटी में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, सिटी के अंदर किस एरिया में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो ये सारे का सारा जो हमारे पास डेटा आता है ये हमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के थ्रू आता है। सो एक ऑन गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है या इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये कभी भी प्रोसेस स्टैटिक नहीं होता है, हमेशा डायनामिक रहता है। यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल डेटा ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। मिसाल के तौर पे 1 घंटा पहले अगर मैं कोविड के ही फिगर्स उठा के देख लूं पाकिस्तान के, covid.gov.pk पे जाके, तो वहां पे वो फिगर्स डिफरेंट थे, और अब 1 घंटे बाद अगर मैं वो फिगर्स देखूं तो वो डिफरेंट हैं। 4 घंटे बाद डिफरेंट होंगे, कल सुबह डिफरेंट होंगे, कल दोपहर डिफरेंट होंगे, कल शाम डिफरेंट होंगे, कल रात डिफरेंट होंगे। तो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा चेंजेस वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि लेट से हम कोविड को ही अगर लेके चले, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ऑब्वियसली वो क्या चल रहा है, वो कोविड का चल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये अंदाजा लगाओ कि अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज सही से ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू, लीडिंग पब्लिक हेल्थ इशू कौन सा चल रहा है, किस चीज से कितनी डेथ्स होनी है, या टॉप 5 अगर मैं आपसे पूछूं लीडिंग पब्लिक हेल्थ इशूज कौन से हैं, मे बी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, या डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, या अभी जिस तरह ऑनगोइंग कोरोना वायरस पेंडेमिक है। तो ये सारा डेटा हमें यहाँ से मिलता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से। सेकेंडली, अगर ये डेटा हमारे पास ना हो तो हम ये कभी पता लगा ही नहीं सकते कि भाई हमें ट्रीटमेंट सर्विसेज कितनी चाहिए। लेट से अब कोरोना का इशू शुरू हुआ तो हमें एहसास हुआ कि पाकिस्तान में हमारे पास वेंटिलेटर्स उतने नहीं हैं कि हम उतने इनफ लोगों को जो जिन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत है हम उनको केटर कर सकें। तो हमने क्या किया, हमने फटाफट से बाहर से वेंटिलेटर्स को इम्पोर्ट किया। तो हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला जब हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नंबर्स आए कि जी हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं, इतने केसेस डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतने वेंटिलेटर्स हमें और चाहिए होंगे, और इतने वेंटिलेटर्स होंगे तो हम लोग की नीड्स को, ग्रोइंग नीड्स को केटर कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली प्रिवेंटिव सर्विसेज के लिए भी जितनी तरह की, कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स चाहिए, कितना नंबर ऑफ फिजिशियंस चाहिए, कितना नर्सिंग स्टाफ चाहिए, कितने पैरामेडिक्स के लोग चाहिए। सो ऑल दीज आंसर्स कैन ओनली बी गिवन बाय एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह की हम कैलकुलेशंस करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस होती हैं वो होती हैं रेशियोज की, प्रोपोर्शंस की और रेट्स की। सो रेशियो क्या होती है आपको पता है? रेशियो is the expression of relationship between two numbers by dividing the numerator by the denominator.
ठीक है, और द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशियो इज नॉट नेसेसरीली अ सबसेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यानी रेशियो के अंदर हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को जिनका यूनिट सेम होता है, इसीलिए हम कहते हैं रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि सेम यूनिट होता है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। सो रेशियो के अंदर हम दो सिमिलर जो क्वांटिटीज होती हैं, दो नंबर्स होते हैं जिनका यूनिट सेम होता है, उनको हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। और उसके अंदर इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि जो फिगर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है वो डिनोमिनेटर में से ही हो, ये चीज बहुत जरूरी है याद रखना। फिर प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन इज द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज अ सबसेट ऑफ डिनोमिनेटर। देखो प्रोपोर्शन भी रेशियो की तरह ही होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का ही पार्ट है। रेशियो के अंदर ये जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एक केक लिया, उसके 10 पार्ट्स किए और 6 पार्ट्स मैंने खा लिए, तो इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? जो मैंने पार्ट्स खा लिए 6/10। अब जो 6 पार्ट्स मैंने केक के खाए हैं वो 6 पार्ट्स 10 पार्ट्स का हिस्सा थे ना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी रेशियो क्या है, दैट वुड बी रॉन्ग। इसका प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, दैट वुड बी करेक्ट। एंड देन कम्स रेट। रेट बेसिकली प्रोपोर्शन ही होता है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि रेट के अंदर टाइम इन्वॉल्व होता है, रेशियो या प्रोपोर्शन में टाइम इन्वॉल्व नहीं होता। सो अगर आपसे कोई पूछे कि रेट कैसे डिफरेंट है रेशियो या प्रोपोर्शन से, तो रेट के अंदर हमेशा टाइम इन्वॉल्व होता है। जैसे एक एग्जांपल भी दी हुई है, रेट ऑफ न्यू इन्वर्जन स्ट्रेन्स पर ईयर, तो पर ईयर टाइम आ गया ऑब्वियसली आपके पास, ठीक है। देन कम्स प्रेवलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रेवलेंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। मैंने क्या बताया? प्रेवलेंस का फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम। यानी कि सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर किसी डिजीज की प्रेवलेंस मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर डेट पे उस डिजीज की प्रेवलेंस क्या है या उस डिजीज का बर्डन कितना है। उसके अंदर हम न्यू केसेस भी ऐड करते हैं और ओल्ड केसेस भी ऐड करते हैं। न्यू केसेस का क्या मतलब है और ओल्ड केसेस का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे 100 लोगों की एक क्लास है और मैं कहता हूँ मैंने इस कम्युनिटी में 100 लोगों की जो स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है, इसके अंदर मैंने देखना है कि डायबिटीज का प्रेवलेंस कितना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, इसमें न्यू केसेस भी हैं और ओल्ड केसेस भी हैं। तो जनाब मैं क्लास में जाऊंगा, मैं स्टूडेंट से पूछूंगा आप में से कितने लोग को डायबिटीज है, वो कहेंगे भाई 15 लेट से। तो ये 15 मेरे क्या आ गए? ओल्ड केसेस। अब उसके साथ साथ मेरे पास ग्लूकोमीटर भी है और मैं उनकी ब्लड शुगर चेक भी करूंगा साथ साथ। लेट से जब मैंने 100 लोगों का चेक किया या 85 लोगों का चेक किया, 15 तो पहले ही कह रहे हैं कि हमें डायबिटीज है, जब 85 लोगों का चेक किया तो मजीद 10 लोग ऐसे निकले हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन उनको पता नहीं था उससे पहले, तो मैंने उन 10 को भी बता दिया कि भाई आपको भी डायबिटीज है। तो ये 10 न्यू केसेस है, न्यूली डायग्नोज्ड है ना। तो 10 + 15 क्या आ गया? 25। तो ये मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 100, which is the total population. So 25 divided by 100, 1/4 और 0.25। तो मैं कह सकता हूँ कि इस कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर जो प्रेवलेंस है वो बेसिकली 25% है डिजीज की। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, इसको प्रेवलेंस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेवलेंस जरूरी नहीं आपने कोई परसेंटेज में बतानी है। प्रेवलेंस को मैं पर 1000 भी बता सकता हूँ, पर 100 भी बता सकता हूँ, पर 10,000 भी बता सकता हूँ, पर 1 लाख भी बता सकता हूँ। कोई भी नंबर से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, वेदर 100 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ कुछ भी हो। हाँ, ये जरूर बस मैंने याद रखना है कि फिर उस नंबर को मैंने मेंशन जरूर करना है। मिसाल के तौर पे अभी गिवन जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई उसके अंदर मैं कहूंगा कि द प्रेवलेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज 0.25। किससे मैंने मल्टीप्लाई किया? लेट्स से मुझे यहाँ से करना 25 डिवाइडेड बाय 100 और लेट्स से कि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि in the given community of students the prevalence of diabetes is 250 per 1000 students, 250 per 1000 students या 25 per 100 students।
25 पर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिस फिगर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिस फिगर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी फिगर को आप बताएंगे कि पर इतने स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इंसिडेंस। इन अदर वर्ड्स यानी आपने याद रखना कि प्रेवलेंस का मतलब है किसी भी कम्युनिटी में डिजीज बर्डन, कि वहां पे एक डिजीज कितनी है, कितनी प्रेवलेंट है, कितनी कॉमन है। इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। इंसिडेंस होता है न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय again any number, it could be 100 or 1000 or 10,000 or 1 lakh, it is totally your choice, अगेन आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बस आपने उसको मेंशन जरूर करना है कि पर 100 पर 1000 पर लाख पर 10 लाख व्हाटएवर। सेम अगर सिनेरियो को मैं ले लूं जो अभी मैंने आपको क्लास का बताया था, न्यू केसेस कितने आइडेंटिफाई किए थे मैंने, 10 आइडेंटिफाई किए थे, तो 10 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। अब अगर हम डायबिटीज की बात करें तो जाहिर है 100 बच्चे अगर किसी क्लास में हैं तो जाहिर है जो हमारा लाइफस्टाइल है और इस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के वो सारे बच्चों में ही है, तो हम 100 ही लेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई मैंने 1000 से कर दिया तो 100 आ गया। तो मैं सिंपली ये कहूंगा कि द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इन दिस क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज 100 पर 1000, यानी अगर 1000 बच्चे होंगे क्लास में तो 100 का इंसिडेंस है डायबिटीज होने का, 100 बच्चे थे तो 10 का इंसिडेंस था, 10 बच्चे थे तो 1 का इंसिडेंस था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो किसी भी तरह से मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ। तो बस याद ये रखना है कि प्रेवलेंस में हमने क्या लिया था, न्यू एंड ओल्ड केसेस, और डिनोमिनेटर में क्या था, टोटल पॉपुलेशन। इंसिडेंस में हम ले रहे हैं ओनली न्यू केसेस और डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल्स एट रिस्क। अच्छा, अब इंडिविजुअल एट रिस्क आपके माइंड में माइट भी आया, भाई हमने उसमें भी 100 लिया इसमें भी 100 लिया, वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज का रिस्क सबको है। लेट्स से मैंने ब्रेस्ट कैंसर कैलकुलेट करना है और जनाब मैं कम्युनिटी में जाता हूँ जहाँ 2000 लोग हैं, उसमें से 1500 मेल्स हैं, 500 फीमेल्स हैं, और मैंने वहाँ पे जब उनकी मेमोग्राफी की तो मुझे 50 लोग वहाँ से 50 खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर नजर आया। अब मैंने इनकी इंसिडेंस निकालनी है तो 50 डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, टोटल पॉपुलेशन 2000 है, 1500 मेल्स हैं, 500 फीमेल्स हैं, तो मैं करूंगा 50 डिवाइडेड बाय 500 व्हिच इज 0.1, और इसको लेट से मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 ही आ जाता है, 100 पर 1000 इसकी इंसिडेंस आ जाएगी। उसकी रीजन ये है बेटे, मैंने 1500 मेल्स को डिनोमिनेटर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं इंसिडेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंसिडेंस के डिनोमिनेटर में हम लेते हैं पॉपुलेशन एट रिस्क। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो मेन को तो एज सच पॉपुलेशन सॉरी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं है, तो मेन जो है वो पॉपुलेशन एट रिस्क ब्रेस्ट कैंसर की नहीं बनी, ठीक है। तो ये चीज, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। वैसे बाय द वे आपको बता रहा हूँ कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है 1 in a million केस, लेकिन वो ठीक है, बट वैसे जनरली स्पीकिंग हम नहीं लेते। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्रूड, स्पेसिफिक एंड एडजस्टेड रेट्स। क्रूड रेट्स का मतलब ये होता है कि वो वाले रेट्स जो हम पूरी पॉपुलेशन जो भी एट रिस्क है, एट रिस्क पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए जो भी हम रेट कैलकुलेट करते हैं वो क्रूड रेट होता है हमारा, ठीक है। और क्रूड रेट जनरली जब भी कोई रिसर्चर कैलकुलेशंस को स्टार्ट करता है तो जनरली वो पूरी पॉपुलेशन एट रिस्क को लेके क्रूड रेट को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक रेट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक रेट्स बेटे होते हैं किसी पॉपुलेशन के सब ग्रुप के लिए जो स्पेसिफिकली हम निकालते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने क्रूड रेट निकाला पॉपुलेशन के लिए किसी भी डिजीज का, डायबिटीज का निकाल लिया पूरी पॉपुलेशन के लिए, भाई इतना इतना आया है मेरा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बच्चों में देखूं कि डायबिटीज का रेट कितना आता है, तो अब उसको मैं क्रूड रेट नहीं कहूंगा, अब उसको मैं स्पेसिफिक रेट कहूंगा। और इसी तरह थर्ड टर्मिनोलॉजी एडजस्टेड रेट। एडजस्टेड रेट बेटे हम वहां पे करते हैं कैलकुलेट जब हमने पॉपुलेशन के अक्रॉस डिफरेंट सब ग्रुप्स का कैलकुलेट करना और उन सब ग्रुप्स की प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट होगी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो फिर हम बगैर उनको उस प्रोपोर्शन को एडजस्ट किए हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से हम मेल्स और फीमेल्स की
अगर पाकिस्तान में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50-50% है ना, 51% फीमेल्स हैं, तकरीबन 49%, तो रफली हम कह सकते हैं 50-50% है। अब बेटे अगर किसी डिजीज का मैं बर्डन निकाल रहा हूँ, बीच में मैं ट्रांसजेंडर्स का भी कैलकुलेट करता हूँ, तो ट्रांसजेंडर्स जनरली मेक ओनली लेस देन 2% ऑफ अ पॉपुलेशन। तो अब अगर मैं रेट्स को एडजस्ट किए बगैर रेट निकाल के बताऊं तो वो तो एक गलत पिक्चर मुझे देखा ना। तो इसका मतलब है कि मुझे, क्योंकि प्रोपोर्शनली तीनों जेंडर सेम नहीं है कम्युनिटी में, तो कैलकुलेट करने से पहले मुझे उनको वो फैक्टर जो है उसको एडजस्ट करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जनाब, फिर जनाब हमारे पास आ जाता है रिलेटिव रिस्क, जिसके अंदर रिस्क रेशियोज हैं एंड ऑड्स रेशियो। वो करवाने से पहले दो आपको मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ और फिर उसके साथ में इसको बीच में इनकॉर्पोरेट करूंगा। पहले बेटे हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, उसका नाम होता है केस कंट्रोल स्टडी। जब हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है केस कंट्रोल स्टडी। एंड इफ यू रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, तो केस कंट्रोल स्टडी क्या थी कि हमने लेट से 50 केसेस ले लिए। केसेस मींस any person with a disease under consideration. लेट से 50 केसेस मैंने ल्यूकीमिया के ले लिए और 50 केसेस मैंने ऐसे लोग के ले लिए जिनको ल्यूकीमिया नहीं है। अब मैंने उनसे इंटरव्यू के थ्रू पास्ट हिस्ट्री में जाके पूछा कि जनाब आपके क्या क्या जिंदगी में रिस्क फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपको ल्यूकीमिया हुआ। मे बी उनके पेरेंट्स की कजन मैरिजेस थी या XYZ, जो भी वट एवर 8, 10, 15, 20 जो भी रिस्क फैक्टर। जाहिर है किसी डिजीज का एक तो जनरली रिस्क फैक्टर होता नहीं है। तो ये मेरी केस कंट्रोल स्टडी है। अब बेटे जब हम केस कंट्रोल स्टडी को कंडक्ट करते हैं तो हम एक मेजर ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसका नाम होता है ऑड्स रेशियो। अगर आप अपनी बुक पे देखो तो पेज नंबर 181 पे आपको नजर आएगा। एक सेकंड, इज इट 181 और 182? जस्ट अ सेकंड, सॉरी 182 पे आपको नजर आएगा ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो का फॉर्मूला होता है AD डिवाइडेड बाय BC। AD डिवाइडेड बाय BC, ये ऑड्स रेशियो का फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, अच्छा ये अब AD और BC आपके पास कहाँ से आता है वो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके जी, सो हमने कहा कि ऑड्स रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज OR इक्वल्स टू AD बाय BC। ठीक है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, डोंट वरी। मेरी अगर इधर राइटिंग ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आ रही तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो समझने वाली बात है वो एक्चुअली ये है जो मैं अब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जनाब हम हमेशा जब भी ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करनी होगी तो हम यहाँ पे रखेंगे डिजीज को, यहाँ पे रखेंगे एक्सपोजर को। एक्सपोजर मतलब रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये आपने ये प्लस है ये माइनस है, मतलब वो। अब ये है मेरा A, ये है मेरा B, ये है C और ये है D। ओके जी जनाब, अब मैंने कैलकुलेट करना है ऑड्स रेशियो। मैंने केस कंट्रोल एक स्टडी की है। ग्रुप ए में मैं किन लोगों को, जब मैंने स्टडी खत्म की केस कंट्रोल, तो ग्रुप ए में मैंने किन लोगों को डाला? ग्रुप ए में मैंने उन लोगों को डाला जिनको डिजीज थी, ल्यूकीमिया था लेट से, और उनके पेरेंट्स ने कजन मैरिज भी की थी। फॉर एग्जांपल वो 10 लोग थे। ग्रुप बी में मैंने उन लोगों को डाला जिनको, ये देखो, डिजीज नहीं थी, ल्यूकीमिया नहीं था, कंट्रोल ग्रुप में थे वो, ल्यूकीमिया नहीं था लेकिन उनके पेरेंट्स ने कजन मैरिज की थी। वो 6 लोग थे लेट से। ग्रुप सी में मैंने उन लोग को डाला जिनको ल्यूकीमिया था लेकिन उनके पेरेंट्स ने कजन मैरिज नहीं की थी। लेट से ये 8 है।
और ग्रुप डी में मैंने उन लोगों को डाला जिनको ल्यूकीमिया भी नहीं था, यानी कंट्रोल ग्रुप से थे, और उनके पेरेंट्स ने कजन मैरिज भी नहीं की थी। तो अब ए ग्रुप में हमारे पास 10 आ गए, बी में 6 आ गए, सी में 8 आ गए, डी में 4 आ गए। अब ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करनी है। न्यूमरेटर क्या है? ए डी, a multiplied by d, which would be what? 40. 10 into 4 is 40 divided by bc. b is what? 6. c is 8. So that comes out to be as 48. So 40 divided by 48 should be 0.83. 0.83. तो मेरी ऑड्स रेशियो क्या निकला? 0.83। अच्छा, ऑड्स रेशियो जब बेटे 1 से कम होती है ना, तो दैट मीन्स कि हम ये कहते हैं कि एक्सपोजर और डिजीज का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है 1 से अगर कम होगी। अगर 1 से ज्यादा आए तो हम कहते हैं एक्सपोजर जो है वो डिजीज को इनहेंस कर रहा है, ठीक है, कॉजल इफेक्ट है। और अगर ऑड्स रेशियो एग्जैक्टली 1 आ जाए तो फिर हम कहते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज, ठीक है। तो ये है हमारी, इसको हम कहते हैं ऑड्स रेशियो। क्या कहते हैं? ऑड्स रेशियो, ठीक है। तो होपफुली कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो मेरा इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे ही। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट खोलोगे, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से प्लेलिस्ट है, अगर आप उसमें जाओगे नीचे तो आपको केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इनके अंदर मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बहुत डिटेल से ऑड्स रेशो और रिलेटिव रिस्क समझाया हुआ। अब जनाब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने कल डिस्कस किया था कोहॉर्ट स्टडी, याद है ना? कोहॉर्ट स्टडी में हमने क्या कहा था? कोहॉर्ट स्टडी में हमने कहा था कि हम बेसिकली इसमें एक्सपोजर से स्टार्ट करते हैं, और एक्सपोजर एक ग्रुप ले लेते हैं जिसको एक्सपोजर होता है, एक ग्रुप ले लेते हैं जिसको एक्सपोजर नहीं होता, और फिर हम फ्यूचर में जाते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और फिर जनाब हम देखते हैं कि उस टाइम के बाद कितने लोगों को डिजीज डेवलप हुई और कितने लोगों को डिजीज डेवलप नहीं हुई, ठीक है। तो उसको जनाब हम कहते हैं कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। जब हम कोहॉर्ट स्टडी कंडक्ट करते हैं तो हम जो मेजर ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसका नाम होता है रिलेटिव रिस्क, ठीक है। केस कंट्रोल में क्या था? ऑड्स रेशियो, यहाँ पे क्या है? रिलेटिव रिस्क। तो जनाब बिल्कुल उसी तरह से एक 2x2 टेबल हम बनाएंगे जिसमें हमने ऊपर डिजीज को रखा, नीचे हमने एक्सपोजर को रखा, ठीक है। यहाँ पे भी हम ग्रुप ए में हम उन लोगों को, ये ABCD आपने कभी गड़बड़ नहीं करनी होती, ठीक है। ये ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन हमेशा गलत आएगी। लेट से जनाब 10 हमारे पास ऐसे लोग थे जो स्मोकिंग करते थे, एक्सपोजर से स्टार्ट किया ना, और 5 साल बाद उनको लंग कैंसर भी हो गया, इनको हमने ग्रुप ए में डाल दिया। 20 ऐसे लोग थे जो स्मोकिंग करते थे लेकिन उनको 5 साल बाद लंग कैंसर नहीं हुआ। 30 ऐसे लोग थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे लेकिन उन बेचारों को फिर भी 5 साल बाद लंग कैंसर हो गया। और 40 ऐसे लोग थे जो ना तो स्मोकिंग करते थे और ना ही जनाब उनको लंग कैंसर हुआ। अब फॉर्मूला आपके सामने है, ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 181 पे भी दिया हुआ है, ठीक है। A डिवाइडेड बाई A प्लस बी डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई C प्लस डी। ए में कितने हैं हमारे पास? 10 लोग हैं, और A प्लस बी 10 प्लस 20, इकट्ठा ही लिख रहा हूं मैं, 30, ठीक है। A प्लस बी कितने हैं? 30। C में कितने लोग हैं हमारे पास? C में ऑलरेडी 30 लोग हैं, और C प्लस डी जनाब कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40 कितना होता है? 70, ठीक है। तो जनाब
10 divided by 30 is 0.33 obviously, and 30 divided by 70 0.4. तो 0.33 divided by 0.42. फर्दर कर लेते हैं जी, 0.33 डिवाइडेड बाय 0.42 एंड दिस इज 0.78. तो अगेन एज पर दिस डेटा हमारे पास आ रहा है प्रोटेक्टिव इफेक्ट, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस डेटा की बेसिस पे स्मोकिंग से लंग कैंसर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 1 से कम आया, 1 से ज्यादा आता तो हम कहते हैं स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, और अगर 1 आता तो हम कहते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो जनाब ये होता है आपका ऑड्स रेशो और रिलेटिव रिस्क। ठीक है, अब इस वक्त इससे बेहतर ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। Then comes another very important concept which is known as screening and diagnosis. अच्छा, स्क्रीनिंग बेटे हमेशा याद रखनी है, ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं। स्क्रीनिंग हम कहते हैं जब भी हम अक्रॉस अ हेल्दी पॉपुलेशन एक टेस्ट करते हैं कि जनाब मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक 100 लोगों की अपेरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन है, मैं देखना चाह रहा हूँ किसी को ब्लड प्रेशर है या नहीं, तो वो जो टेस्ट मैं करूंगा उसको क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑब्वियसली आप तब करते हैं जब आप डाउट कर रहे होते हैं कि अगले को ये डिजीज है और उस डिजीज को आप कंफर्म करना चाह रहे होते हैं थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस है आप देखिए। अब जनाब दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पेज नंबर 183 पे दी हुई हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो मैं फटाफट से जरा बता देता हूँ, अच्छे से सुन लो। सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं, पता नहीं आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है कि नहीं, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज। द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज, ये है सेंसिटिविटी। और स्पेसिफिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज। सेंसिटिविटी क्या था, the ability of a test to correctly identify those who have the disease. Specificity क्या है, the ability of a test to correctly identify those who do not have the disease. तो in simple words, अगर किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी अच्छी होगी, हायर होगी, तो इसका मतलब है वो टेस्ट बड़ा अच्छा होगा डिजीज को डायग्नोस करने में। यानी अगर टेस्ट रिपोर्ट से आ रहा है कि आपको डिजीज है तो वाकई आपको डिजीज है, या फिर अगर टेस्ट रिपोर्ट से आ रहा है कि आपको डिजीज नहीं है तो वाकई आपको डिजीज नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई भी डायग्नोस्टिक या स्क्रीनिंग टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी हायर साइड पे होगी, उतना ही हम सेटिस्फाइड होंगे कि इसके रिजल्ट्स को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है दैट इज A डिवाइडेड बाय A प्लस B, और स्पेसिफिसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज D डिवाइडेड बाय B प्लस D। ठीक है, तो आप अगर जरा यहाँ पेज नंबर 183 फिगर 15.5, ये बिल्कुल उसी तरह का एक 2x2 टेबल है जो अभी मैंने आपको सिखाया है। उसके अंदर जनाब आपने ये करना है कि आपने टॉप पे रखना है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो स्टैंडर्ड होता है, जिसके साथ हम अपने करंट डायग्नोस्टिक या स्क्रीनिंग टेस्ट को कंपेयर करते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, किसी भी टेस्ट की स्क्रीनिंग किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट लाजमी चाहिए।
सो टॉप पे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रखा और जो रो की साइड है उस पे आपने रखा जो जिस टेस्ट को आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी उसकी चेक करना चाह रहे हो। उसी तरह से ए बी सी डी एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप लिखोगे जैसे हमने अभी लिखा था। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की 2 है, सी की 2 है एंड डी की अगेन 14 है, सॉरी डी की 12 है। तो आपको मैं कहता हूँ कि इस टेस्ट की सेंसिटिविटी चेक करो तो आपने करना है a डिवाइडेड बाय a plus c which will be 10 divided by 10 plus 2 which is 10 divided by 12 and it comes out to be as 0.83। उसको आप ये हमेशा परसेंटेज में होती है तो आप 0.83 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 83.3। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी आप कैलकुलेट करो तो वो जनाब हमारे पास आ जाएगी d डिवाइडेड बाय b प्लस डी। डी कितना था 12 और b प्लस डी कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 तो 12 डिवाइडेड बाय 14 which is 0.857। इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 85.7। तो हमारे टेस्ट की सेंसिटिविटी 83% है और स्पेसिफिसिटी 85.7% है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर इस टेस्ट को 100 लोगों ने करवाया और 100 लोगों में से 83 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया, नहीं लेट्स से 100 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उनमें से 83% लोगों को वाकई वो डिजीज थी। और सिमिलरली अगर 100 लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया तो उसमें से 85 या 86% लोगों को वाकई वो डिजीज नहीं थी। ठीक है, तो जितना अच्छा सेंसिटिव और जितना अच्छा स्पेसिफिक टेस्ट होता है उतना हमारी डिजीज की डायग्नोसिस क्विक होती है, अच्छी होती है, बेहतर होती है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। कैसे? सिंपल सी एग्जांपल दूंगा आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक टेस्ट करवाते हो जाके और वो टेस्ट आपको बताता है कि जनाब आपको ये डिजीज नहीं है, आप लिपिड प्रोफाइल कराने जाते हो और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं और हकीकत में आपको सीवीडीज हैं लेकिन टेस्ट कहते हैं कि सीवीडीज नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप तो मजे से बैठ जाओगे, आप तो ना फिजिशियन के पास जाओगे, ना अपना ट्रीटमेंट शुरू करोगे, ना मेडिकेशन लेना शुरू करोगे, ना अपने लाइफस्टाइल को बेटर करोगे। तो इसका मतलब है कि क्योंकि टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत खराब थी उसने आपको सही से डायग्नोज ही नहीं किया, उसने आपको कहा आपको तो डिजीज ही नहीं है हालांकि आपको थी। सिमिलरली अगर आप एक टेस्ट कराने जाते हो और जनाब HIV का आप टेस्ट कराने जाते हो और टेस्ट की स्पेसिफिसिटी अगर बहुत वीक है तो वो टेस्ट आपको कह देता है कि आपको HIV है और हालांकि आपको HIV नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट से एक तो वैसे इट्स अ टैबू, वैसे ये तो स्पेसिफिक जो एग्जांपल दिए तो डिजीज ही बहुत सोशल, इट्स अ सोशल टैबू, कोई भी डिजीज हो तो आप ऑब्वियसली परेशान हो जाओगे, फौरन से फिजिशियन के पास जाओगे, उसको टेस्ट रिपोर्ट दिखाओगे, हो सकता है वो टेस्ट की बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दे और वो ट्रीटमेंट आप वो करा रहे होगे जिसकी आपको कोई तुक नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका आपको वो बीमारी है ही नहीं, तो आप खामखा वो मेडिकेशन लेते रहोगे, स्ट्रेस्ड भी रहोगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाएंगे, डिप्रेशन भी हो जाएगा, कितनी लंबे अरसे तक मे बी आप उसकी मेडिकेशन लेते रहो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तब अराइज होते हैं जब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी किसी भी टेस्ट की पुअर होती है। ठीक है, अब आपका ऑब्वियस क्वेश्चन मुझसे ये होना चाहिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पूछता कि जनाब हम जो टेस्ट करवाते हैं लैब से, आजकल तो बड़ा कॉमन है ना, तो हमें कैसे पता हो कि इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है और इसकी स्पेसिफिसिटी अच्छी है? तो हमें नॉर्मली एज कॉमन मैन नहीं पता होता, लैब में जो काम करते हैं लोग उनको पता होता है। नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स का समटाइम्स अपनी जब स्पेसिफिकेशंस आती हैं तब भी उसको उन्होंने टेस्ट किया होता है कि इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कितनी है। तो इसके अंदर बेस्ट जो सोल्यूशन है आपके पास कि लेट से अगर आप एक लैब में गए हो, आपने टेस्ट कराया है, टाइफाइड का टेस्ट कराया है, लेट से आपका बुखार नहीं उतरा, जस्ट टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और रिजल्ट में आ गया कि आपको टाइफाइड है, टाइफाइड पॉजिटिव हो, लेकिन आपको टाइफाइड से रिलेटेड कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, तो आप हमेशा अपने टेस्ट को किसी दूसरी बेटर लैब में जाके रिपीट करवा लो। एक अच्छा फिजिशियन बेटे हमेशा साइन सिम्टम्स और लैब रिपोर्ट को कोरिलेट करके डायग्नोसिस करता है, वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ लैब रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस नहीं करता। सिमिलरली
अगर आपको सीवीडीज के कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, आपका बहुत सांस फूलना शुरू हो गया है, आपने खुद नोटिस किया है कि आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया है, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, और आपको खुद आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि पिछले 1-2 साल में आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई है, आप सही से एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, ईटिंग हैबिट्स भी पुअर हो गई हैं। सो अगर आपको ये डाउट है कि आप सीवीडीज की तरफ जा रहे हो और आप टेस्ट कराते हो और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, तो अगेन गो टू अनदर लैब एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड अगेन। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है। अच्छा जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, 1 मिनट है बेटे, 10 मिनट का ब्रेक दो। बोल बोल के मेरा भी गला थक गया। 10 मिनट बाद हम वापस आते हैं और फिर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 6 बजे पूरे हम वापस आते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़।